आपका मेरे चैनल पर आई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक प्रॉब्लम इस पर पूछी जाती है इन केस ऑफ केस स्टडी, और वैसे भी सीधा सीधा वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैंने इस पे वो सारी प्रॉब्लम बनाई है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, तो मैं आज इस वीडियो में वो कराऊंगा। ये पेपर है, अब से मैं इस पे नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने पेपर बना लिया है। ये पेपर आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें वहाँ से, या मेरे से व्हाट्सएप पे भी आप मांग सकते हैं। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड्स के जो मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और इनमें से ही 95% संभावना है कि आपको एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर केस स्टडी मिलेगी। तो अब से हम इस तरीके से करेंगे कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप मेरे से उसका PDF ले सकते हैं बाय व्हाट्सएप के थ्रू। कुछ समय बाद में अपना वेबसाइट बना दूंगा तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी मैं यहाँ पर वीडियो में डाल दूंगा, वो भी आप ले सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम को हमें डील कैसे करना है तो हम इसे देख लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो सके। तो कैसे हमें डील करना है इस तरह की प्रॉब्लम में जो मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड होती है वर्ड प्रॉब्लम, उसमें हमें क्या करना होता है, किसी एक क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो सबसे पहला है हमारा मेथड, हमें क्या लगाना है कि हमें वो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है जिसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। मैक्सिमाइज हो सकता है, ग्रेटेस्ट बोला हो सकता है या लार्जेस्ट बोला हो सकता है, मिनिमाइज बोला हो सकता है, लीस्ट बोला हो सकता है या स्मॉलेस्ट बोला हो सकता है। तो पहला काम है हमारा ये आइडेंटिफाई करना कि किस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। दूसरा, हमें एक गिवन क्वांटिटी होगी। ये जो गिवन क्वांटिटी होगी इसको हमेशा हम कांस्टेंट मानेंगे। गिवन क्वांटिटी जो होगी, जो हमें दी होगी, और ये बोला होगा गिवन एरिया, गिवन वॉल्यूम, गिवन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। इस चीज़ का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि गिवन क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है। और वो गिवन क्वांटिटी हमें इसलिए दी हुई होती है कि ये जो हमारी क्वांटिटी है जिसको मैक्सिमाइज करना है, जिसका फंक्शन बनने वाला है, ये बच्चों दो चीज़ों का फंक्शन बनती है, दो वेरिएबल का, x और y सपोज कर लेते हैं हम, है ना। तो हमें क्या करा होता है, ये जो गिवन कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ये y को रिमूव करने के लिए दी होती है ताकि हम इस वेरिएबल को भी x के टर्म में रिमूव कर सकें और हमारा पूरा फंक्शन x के टर्म में आ जाए, और फिर हम उस पर डिफरेंशिएशन की थ्योरी अप्लाई कर सकें। तो दो काम है, सबसे पहले पहचानना किस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, कौन सी क्वांटिटी गिवन है, इसकी हम हेल्प लेते हैं फंक्शन बनाने में इस क्वांटिटी के लिए जिसको हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। फिर हम लगा देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि मैं पार्ट 2 में बता चुका हूं, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लें। मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, मैक्सिमम मिनिमम की जो कंडीशन है वो ये है, dy/dx उस पर 0 हो जाता है और हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। उन वैल्यूज़ को हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से यहाँ पर रखते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहते हैं मिनिमम होगी क्वांटिटी, और अगर ये नेगेटिव 0 से छोटी आ जाती है तो हम कहते हैं मैक्सिमम होगी क्वांटिटी। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को डील करना है। तो पहली जो प्रॉब्लम है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आप पेपर में देख सकते हैं, among all pair of positive number with product 256 find those whose sum is least। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम हमें लीस्ट बोला है, सम जो है लीस्ट है, मतलब सम को हमें मिनिमाइज करना है। तो हम सम को मान लेंगे s, सपोज s इज द सम अमंग ऑल पेयर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर विद प्रोडक्ट, और नंबर का जो प्रोडक्ट है हमने मान लिया p, और वो हमें प्रोडक्ट दिया है 256। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 256 हो, है ना। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इनका प्रोडक्ट 256 है ना। मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ भाई 464, इनका प्रोडक्ट 256 है, तो इनफाइनाइट नंबर है, 1/256 ले लो, सॉरी 1/2 और 512, इन दोनों का प्रोडक्ट 256 है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर जिनका प्रोडक्ट हमें 256 मिलेगा, लेकिन उनमें से दो नंबर हमें ऐसे निकालने हैं जिनका सम मिनिमम मिलेगा। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को, इनका प्रोडक्ट 256 है लेकिन इनका सम कितना है बच्चों, 130। इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट आना यही है लेकिन इनका सम कितना है, 68। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं हमें सम अलग अलग मिल रहा है। तो वो केस बताना है जहाँ पर सम सबसे छोटा मिले। तो सम को तो हमें करना है लीस्ट, प्रोडक्ट हमें गिवन है, नंबर हमें ढूंढने हैं दो, हमें नंबर की जानकारी नहीं है। तो अज्यूम करेंगे नंबर्स, जो हमारे नंबर्स होंगे हम उसे अज्यूम कर लेंगे कि हमारे नंबर जो हैं वो है x, y।
ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। ये क्वांटिटी मैक्सिमाइज करनी है, सॉरी मिनिमाइज करनी है, ये हमें गिवन है तो हम इसकी सहायता लेंगे। गिवन क्या है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है हमें दिया है 256। क्यों बेटा वीरप्पन, कितना दिया है? 256। अरे आपको नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, ये इसीलिए दिया होता है कि आप यहाँ से एक को निकाल सके। तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू कितनी आई? ये आई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। हमें क्या पता चला? हमें प्रोडक्ट गिवन था है, तो P कांस्टेंट है। P क्या है? कांस्टेंट। 256 उसने दे दिया, ठीक है। 256 ना देके P भी दे सकता था, तो P कांस्टेंट था, 256 कांस्टेंट है। यहाँ से हमें ये पता चला x इंटू वाई 256 है, y की वैल्यू मिल गई ये, और जो सम होगा दोनों नंबर का उसे हम बोलेंगे x प्लस वाई। अभी मैं इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ भी x भी है y भी है, तो मुझे एक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना था, मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाली। देयरफॉर जो s हो गया, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सम हो गया वो हो गया x प्लस 256 अपॉन एक्स। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम a अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें याद रखने की बेसिक जो बार बार आती है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ जब हम रूट एक्स का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं बहुत डिफ्रेंशिएशन की, अब तक आपको आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। a अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, जहाँ पर a कोई कांस्टेंट है। तो अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इक्वेशन 1 यहाँ से भी मान सकते हैं 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो मैं यहाँ निकालूंगा ds बाई डी एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, और इस पर ये रूल अप्लाई कर दूंगा मैं, तो माइनस 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको ये इक्वेशन 4 हो गई। फॉर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए x कहाँ पर मैक्सिमाइज होगा, कहाँ पे मिनिमाइज, इसको 0 रखना पड़ता है। तो मैं इसको रख दूंगा 0, इसको रख दूंगा मैं 0 के बराबर। तो ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। x इधर वहाँ चला जाएगा तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिखता हूँ भाई। 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 हमारा होता है 256 बनेगा आपका 16 का स्क्वायर होता है ना। हाँ, दिमाग से स्किप कर जाता है कभी कभी, खैर 16 का स्क्वायर होता है। तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी, 16 और -16। ये तो असंभव है क्योंकि बात ही पॉजिटिव की हो रही, तो हम नेगेटिव कैसे दे सकते हैं? अगर हम ये देंगे तो गलत हो जाएगा, हम नहीं दे सकते भाई नेगेटिव। बात हमसे पॉजिटिव की करी गई है कि पॉजिटिव नंबर ढूंढो। तो x इज 16। अब इस 16 पे ये जो सम है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, या तो इस पे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। उसके लिए हम करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगेन डिफरेंशिएट, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब दूसरी बार करते हैं तो ऐसे हो जाता है, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 256 का करना नहीं है। और मैं एक बार फिर बता दूं, x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसमें हम ऐसे कर लेंगे तो ये -2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, सिंपल है ना। जब हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, -2 आगे आगे जाएगा और इसकी पावर एक और कम हो जाती है। तो सीधा सीधा मैं 1 अपॉन ये जो x, इसका तो करना नहीं है, इसका नहीं कर रहे हैं, तो ये एज इट इज़ है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ गया 256 इंटू 2, और ये पॉजिटिव बन जाएगा 512 अपॉन एक्स क्यूब। तो हम देख सकते हैं x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, 16 मैं यहाँ रख दूंगा इस पर, तो x को मैं 16 रखूँगा, 16 का क्यूब। तो नेचर चेक करना होता है बस, वैल्यू नहीं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आई। इसका मतलब है ये जो s है, जो फंक्शन है s इज मिनिमम। पॉजिटिव आने पे क्या होता है? मिनिमम होगा कब? व्हेन x जो है 16 है। तो x जब 16 होगा तो ये मिनिमम होगा। तो एक नंबर हमें मिल गया 16, 2 नंबर हमने माने थे x और y, एक मिल गया 16, दूसरा यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। x की जगह 16 रख दो तो y कितना आ जाएगा? 256 अपॉन 16, ये भी कट गया तो 16। तो वो जो 2 नंबर हैं वो है 16,16, वो 2 नंबर हमें मिल गए जिनकी हमसे बात करी गई थी। तो 2 नंबर ऐसे कौन से हैं? 16 एंड 16। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 256, और जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 32।
ये सबसे छोटा सम है। ऐसे कोई और दो नंबर नहीं है पॉजिटिव जिनको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए और जोड़ के इससे कम आए, इससे कम कभी भी नहीं आएगा। आप ढूंढें, अगर आपको मिल गया तो मेरी तरफ से 5 करोड़ का इनाम, है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर ऐसे नहीं हैं जिनका प्रोडक्ट 256 आए और उनका सम 32 से कम आ जाए, ये थ्योरम हमें गारंटी कर रही है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 16। दोबारा से बोला है दो नंबर जिनका सम 16 है, तो सम हमें दे दिया, तो x और y हम दो नंबर ले लेते हैं, x, y, और सम जो हमें दे दिया है, देखो यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, ये इसीलिए दिया होता है कि हम y की वैल्यू निकाल सकें। तो y की वैल्यू बच्चों ये आ गई। आगे जो बोला है एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, उनके क्यूब का सम, दोनों के क्यूब का सम, इसका और इसका, मतलब हमें क्या करना है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम होने के लिए हमें वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो वाई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो एक्स कितना हो जाएगा, तो किस क्वांटिटी को मिनिमाइज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए, इस क्यूब के सम को मिनिमाइज़ करना है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि हमें y को एलिमिनेट करना होता है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ देता है, नहीं देगा तो भाई काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली उसने दिया होगा। तो ये हमें मिल गया है। आप इसे sx भी लिख सकते हैं, फंक्शन है, सम है और x का फंक्शन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें तो मैं सीधा s डैश x लिख दूंगा, भाई जैसे fx होता है ना वैसे ही sx बना दिया। क्या हो गया, फंक्शन है, सम फंक्शन है किसका, x पे डिपेंड कर रहा है। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन तो बड़ा आसान है। एक्स क्यूब का कितना हो गया 3x², इसका भी 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। और इसमें ध्यान रखना है, इसका करेंगे 16 - 6x का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 16 का तो 0 हो जाएगा आगे, और इसका भाई इसके आगे ऐसे चलता है ये डिफ्रेंशिएशन, है ना। यहाँ क्यों नहीं करा x का होता है वो 1 आ जाता है, तो इसलिए फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 आएगा मल्टीप्लाई में, तो इस -1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, सुंदर भी लगेगा थोड़ा सा। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, जो कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा x² - 16 - x²। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको रखना है 0। फोर्थ इक्वेशन हो गई, तो मैं इसको 0 रखूँगा। तो जब मैं इसको 0 रखूँगा तो देखो a² - b², ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो a - b एक बार माइनस होती है, ध्यान देना, a दिस माइनस दिस पूरी क्वांटिटी, और a + b ये इक्वल टू 0। फैक्टर करके ही सॉल्व होगा, इसलिए मैंने लगा दिया। तो जब x अंदर जाए, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2x - 16, और ये हो जाएगा, ये तो कट ही गया, तो ये तो भाई 16 बचा इक्वल टू 0। तो 16 3 जा 48, और ये 2 भी मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, तो मल्टीप्लाई 2, और ये बचेगा x - 8 इक्वल टू 0, जिसको 0 रखने पे मुझे बस एक मात्र वैल्यू मिलेगी यहाँ से, x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर मेरा काम थोड़ा सा आधा काम फिनिश हो गया कि मेरे को ये तो पता चल गया। वैसे भी जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं, ये जो वैल्यू आ रही होती है इस पे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो मैं बोला है। फिर भी हमें दिखाना है इस x इक्वल टू 8 पे ये सम मिनिमम है कि मैक्सिमम है। उसका तरीका है, आप दोबारा डिफरेंशिएशन करें, भाई x की वैल्यू निकाल ली, दोबारा डिफरेंशिएशन करें इसका। दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए s डबल डैश x, इस तरीका करना नहीं, इसका 2 आगे आ जाएगा तो ये 2x हो गया, इसका भी 2 आगे आ जाएगा तो 2 टाइम्स 16 - x हो गया, और फिर इसी तरह 16 - x का करेंगे फिर से, जैसे यहाँ करा तो -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैं x की जगह 8 यहाँ रख दूंगा, ये देखने के लिए कि मेरी वैल्यू कैसे आ रही। तो s डबल डैश 8 बोलेंगे इसे। इसको ये वाला तरीका लिखने का बेनिफिट ये होता है, एक तो हमें बार बार ds/dx नहीं लिखना पड़ता, दूसरा इसमें हम सीधा वैल्यू भी ऐसे रख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा। तो आप एक काम करा करें, जब भी इसमें प्रॉब्लम आए तो उसे फंक्शन बना दें ऐसे ही सिंपल। x की जगह 8 रख देते हैं बच्चों, तो 2 8 जा 16 प्लस 2 टाइम 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 2 8 जा 16, ये भी 16 हो जाएगा। तो देखो 16 16 32, और ये प्लस से मल्टीप्लाई हो रही, तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही। जब सॉल्व कर सकें तो कर दो, नहीं कर सकते तो बस नेचर देख के लिख दो, जैसे 32 × 3 96 आएगा, तो लिख दिया 96। बड़ी क्वांटिटी तो बस साइन से पता कर गया कि भाई पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब है, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है इसका मतलब है एट x इक्वल टू 8 ये जो s है ये
एस इज मिनिमम, सम जो होगा मिनिमम होगा। कब होगा? जब हमारा x 8 होगा। तो एक नंबर हमें मिल गया 8, दूसरा हमें यहाँ से मिल जाएगा 16 में से 8 घटाया तो y भी कितना आ जाएगा 8। तो 8 और 8 दो ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ देंगे तो 16 आएगा, और इनका क्यूब जो होगा सबसे मिनिमम होगा। अगर प्रॉब्लम को आप समझना चाहें तो ऐसे समझे, दो नंबर जिनको जोड़ के 16 आए, ये भी है 4 और 12, इनको जोड़ के क्या आएगा 16। लेकिन जब मैं इन दोनों का क्यूब निकालूंगा, जैसे 4 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है, 8 और 8 को जोड़ के भी 16 आएगा। लेकिन जब मैं उनके क्यूब को जोड़ूंगा, 8 अट्ठे 64 और 64 512, तो ये 512 प्लस 512 ये आएगा, है ना। तब ये कितना आएगा? ये आएगा 1024। लेकिन जब आप इसका क्यूब जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। मतलब दो नंबर, या ऐसे ले लें भाई, 2 और 10 ले लें, इनको भी जोड़ के कितना आ जाएगा, सॉरी 16 है ना, 6 और 10 ले लें, इनको जोड़ के भी 16 आएगा। लेकिन 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब जैसे आप करोगे तो 6 का क्यूब तो 216 और 10 का क्यूब ये, तो ये भी 1024 से ज़्यादा आ रहा। कुल मिला के बात यह है, 8 और 8 दो ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ के 16 आएगा, और इनके क्यूब को जोड़ें तो वो आएगा 1024, जो सबसे कम है। इससे कम नहीं आ सकता कोई और दो नंबर का। आप जोड़ के देखें, कोशिश करें, इनका क्यूब निकाल के देखें, इसका ऐसे कर लें 15 का और 1 का क्यूब कर लें भाई, इनको जोड़ के देख लें, 15 और 1 भी 16 होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को समझे भी कि प्रॉब्लम में कहना क्या चाह रहा है। अब हम चलेंगे इसकी थर्ड प्रॉब्लम पे। इसमें हम तीनों साइड को मान लेते हैं x y z, ठीक है, x y z मान लिया। और ये ट्राइंगल हमें इस तरीके से गिवन है कि इसकी दो साइड का सम, तो y प्लस जेड जो है कांस्टेंट है, y प्लस जेड जो है कांस्टेंट है। ये आपको समझना होगा, y प्लस जेड कौन, दो साइड का सम कांस्टेंट है और एक का नहीं पता, एक को हमने x मान लिया। इसका मतलब ये है, जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने ये दो साइड ले ली, मान लो ये 3 है ये 5 है, तो इनका सम कितना हुआ बच्चों, 3 प्लस 5 8 हुआ। ये बदल के 2 हो जाती है, तो फिर ये ऐसे बदलेगी, ये वाली साइड भी बदलेगी और इस प्रकार बदलेगी कि सम 8 रहे, फिर ये 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि साइड तो सारी बदल रही हैं आपस में, लेकिन दो साइड इस प्रकार बदल रही हैं कि उनका सम हमेशा 8 रहे। जैसे किसी समय मान लो 1 हो गई तो इसे 7 होना पड़ेगा, तो 1 प्लस 7 8, ऐसे है इसका मतलब कि साइडें बदल रही हैं लेकिन उनका, इन दोनों का सम जो है वो फिक्स है। तो z प्लस वाई मैंने मान लिया यहाँ से, तो z को वैल्यू मैं निकालूँ तो k माइनस वाई, तो z की वैल्यू कुछ और नहीं है, z की वैल्यू k माइनस वाई है। अभी हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब y आ गया तो भाई y की वैल्यू x के टर्म में लानी पड़ेगी, वो हमें मिलेगी यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर खोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ky, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2ky को मैं इधर ले आता हूँ और ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो k y कितना हो गया, y हो गया k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2k। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, यही मुझे चाहिए थी। ये सपोज सेकंड हो गई, इसको थर्ड मान लेना, ठीक है। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे उठा के। तो एरिया इक्वल टू, अच्छा ये फंक्शन अब बनेगा x का, तो हाफ x मल्टीप्लाई, ये वैल्यू रख दो k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। इसमें भी क्या करना है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हम इस तरीके से करते हैं कि जो हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन ईजी बने, मेरे को डिफ्रेंशिएशन बनना है, ये x क्यूब हो जाएगा फिर, है ना, मैंने उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2k को बाहर निकाल देता हूँ, तो 1/4k। अब मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा, तो a डैश x इक्वल टू इतना, k स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का 3 आ गया, हो गया ये आ गया, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, इक्वेशन 5 हो गई। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 रखना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी। जब मैं इसको 0 रखूँगा तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो उधर चली जाएगी, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो यही हमें 0 के लिए सॉल्व करनी है। तो k स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0,
इसका मतलब है ये ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब है 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा? ताकि ये दोनों तरफ से कट जाए। तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी और ध्यान रखना एक माइनस में आएगी। माइनस वाली रिजेक्ट करनी है आपको, नॉट पॉसिबल लिख देना है, क्योंकि x एंड y आर साइड, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई तो इस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए मेरे को इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ a∬x। इसका डिफ्रेंशिएशन 1/4k, ठीक है। के स्क्वायर का 0 हो गया, देखो ध्यान दो कांस्टेंट है। 2 नीचे आ गया, ये माइनस ऐसे रहेगा, 2 3 = 6x। वैसे ही दिख रहा है भाई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -6 × x, x साइड है तो वो भी पॉजिटिव है, वैल्यू रख दो x की। तो a∬x मेरे को किस पे निकालना है? वैसे ही दिख रहा है, लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूँ मूर्ख टीचरों से बचो, वो कहते हैं रखा क्यों नहीं, तो रख दो। ये आ गया, तो कुल मिला के k और k कट गया, ये भी 2 बार और ये भी 3 बार, तो -3/2√3 जो कि नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव आई तो इसका मतलब ये जो a है, a इज़ मैक्सिमम, a तो मैक्सिमम हो गया। अब हमें ये बोला था मैक्सिमम तब होगा जब एंगल, आप बताओ, एंगल π/3 हो, एंगल 60 डिग्री हो। तो एंगल निकालना हमारा बाकी है। तो एंगल मैं कैसे निकालूंगा? एंगल मैं निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो x मुझे पता चल गया, अगर मुझे y पता चल जाए तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो y की वैल्यू तो इतनी थी, देखो 1/2k k² - x², और x² की वैल्यू भाई ये रही k²/3। अगर k²/3 आई थी तो इसकी जगह k²/3 सीधा ही रख देंगे। तो 1/2k, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3k², 3 के में से जाएगा 2k²/3, तो 2 से 2 कटा, 1 k से k कटा, तो k/3 आ गई। तो y की वैल्यू हमें मिल गई k/3, x की वैल्यू मिल गई हमें k/√3। तो tan थीटा कितना होता है बालको? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/y। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? k/√3, तो k/√3 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है? k/3। तो जब हम इसे ऐसे लिखेंगे k/√3 और इसको रिवर्स कर देंगे तो k को काटेगा और ये √3 इसको काटेगा, तो ये ऊपर वाला √3 में आ जाएगा। तो tan थीटा कितना आएगा? √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कितने पे होती है? 60 पे, यानी कि थीटा कितना होगा? 60 डिग्री, या थीटा कितना होगा? π/3। तो ये हमें प्रूफ करना था कि जब इसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब ये एंगल इतना हो जाएगा। तो जिस समय एरिया मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है इस वैल्यू पे, और इस वैल्यू पे एंगल हमें यही मिल रहा है। तो बस इतना ही हमें प्रूफ करना था। चलते हैं नेक्स्ट समस्या की ओर। और है शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल। इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल मतलब एक हमें फिक्स सर्कल दिया है। फिक्स्ड मतलब इसमें कुछ नहीं बदल रहा है, ये फिक्स है। अगर ये फिक्स्ड सर्कल है तो इसकी हर चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखना, जो चीज़ फिक्स है बदल ही नहीं रही। इसकी रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी, इसका एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस कांस्टेंट हो जाएगा, हर चीज़ इससे रिलेटेड कांस्टेंट हो जाएगी। जो हमारे काम की है वो हम पिक कर लेंगे। दूसरा है, इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो रहे हैं। तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो रहे तो भाई ऐसे इंस्क्राइब हो रहे रेक्टेंगल, ऐसे इस तरीके से इंस्क्राइब हो रहे है ना। ये एक रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल ऐसे बन सकता है, और भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। अलग अलग रेक्टेंगल इसमें बनेंगे, बहुत सारे रेक्टेंगल इसमें बन रहे हैं, इंस्क्राइब हो रहे। इन रेक्टेंगल का हर किसी का अपना अपना एरिया है। तो कह रहा है जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा, एक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक रेक्टेंगल ऐसा ही बनेगा जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा। तो वो रेक्टेंगल उस समय स्क्वायर होगा। अच्छा, ये कि रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान दें, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल होते ही होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड बराबर हो। ये और ये बराबर हो, ये और ये बराबर हो, और उनका 90 का एंगल हो। तो स्क्वायर में भी तो ये गुण होता ही है भाई, चारों ही बराबर हैं तो ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, और हर एंगल 90 डिग्री। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो उस रेक्टेंगल का एरिया तब मैक्सिमम आएगा जब वो स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसके अंदर एक
रेक्टेंगल इनबिल्ट कर लेते हैं कोई भी किसी भी समय पे, एक रेक्टेंगल तो होगा ही, वो इस प्रकार होगा। अभी हमें पता नहीं है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये इसका डायामीटर ही बनेगा, ये इसका डायामीटर बनेगा। ये जो मैंने जोड़ा है डेफिनेटली ये सेंटर से जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि ये सेंटर से ही जाएगा। एक थ्योरम होती है कि जब किसी सर्कल में एक कॉर्ड से ये एंगल 90 डिग्री बने तो फिर ये डायामीटर होता है, गारंटी है। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इन दो पॉइंट को जोड़ के कहीं भी 90 डिग्री बने, तो वो तभी बन सकता है जब ये डायामीटर हो। आप ये वाला एंगल देखें, ये 90 है क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो अगर मैं इसमें कॉर्ड बनाऊँ इन दोनों को जोड़ के, तो फिर ये डायामीटर ही बनेगा। तो ये गारंटी है कि ये डायामीटर है। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये पूरा 2r हो जाएगा। तो हमें सर्कल का रेडियस जो मानना है, रेडियस ऑफ सर्कल मानेंगे अब हम, रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चे जो भी हम लिखेंगे ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से लिख दिया कि ये डबल होगा, ये सेंटर से ही जाएगा, नहीं, वो आ रहा है कि वो सेंटर से ही जाएगा। मतलब जितने भी रेक्टेंगल इसमें बनेंगे उनके जो डायगोनल होंगे ना, वो सेंटर से ही जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमने r मान ली, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रही है। क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि सर्कल नहीं बदल रहा है, सर्कल फिक्स है, ठीक है। अभी इसमें बस साइड बदल रही हैं, ये बदल रही हैं, ये है ना। किसी समय पे ये ऐसे भी बन सकता है भाई, दूसरा भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ऐसे भी बन सकता है। क्या और मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ये तो ये भी सेंटर से ही जाएगा ये। तो कुल मिला के बात यह है कि साइडें तो बदल रही हैं ये दोनों, ये देखो, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, साइडें बदल रही हैं। अच्छा, साइडें बदल रही तो ये एंगल भी बदल जाएगा। देखो अभी तो एंगल ये है भाई, जब दोनों साइडें बड़ी छोटी होंगी तो एंगल बदल जाएगा। एक साइड ये, एक साइड ये एंगल है अभी कुछ। अभी मैं इसको छोटा कर दूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ऐसे, तो देखो ये एंगल बदल जाएगा। तो कुल मिला के साइड बदलने पर एंगल भी बदल रहा है। तो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। मैं रेड वालों को भूल जाओ, सिर्फ बनाया था वो किसी समय पे, रेड वाले को भूल जाओ। लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा समझाना ज़्यादा पड़ता है इसमें, तो वीडियो बड़ा भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में फ़ोन है, जितने क्वेश्चन समझने हैं समझो, बाद में देख लेना। वीडियो बड़ा हो रहा तो इससे क्या नुकसान है, ठीक है। ये एंगल थीटा है और ये मैंने x मान लिया, ये मैंने y मान लिया। अब रेक्टेंगल का एरिया को ही तो हमें दिखाना है कि मैक्सिमम होगा, तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है x × y। अब दिक्कत ये है कि मेरे को y निकालना पड़ेगा। मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ, ये कांस्टेंट है, लेकिन हम इससे बचेंगे। हम जाएंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इसे बहुत आसान कर देगी। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ है नहीं, ये एंगल मेरा थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ये इसके सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत आसानी से समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये 2r इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2r साइन थीटा। देखो कितनी आसानी से y की वैल्यू निकल गई, कोई टेंशन थोड़ी है इसमें, एकदम बढ़िया करके निकल गई, मस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है, काहे तकलीफ लेनी। अब बेस पे आ जाते हैं, तो बेस होता है cos थीटा x/2r। तो ये 2r इधर चला जाएगा, तो देखो x की भी वैल्यू मिल गई, 2r cos थीटा। ये भी बहुत बढ़िया काम हो गया। तो दरअसल ये जो x और y है ना, x और y दोनों ही बदल रहे, x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, साथ में साथ ये थीटा भी बदल रहा, तो थीटा भी वेरिएबल। लेकिन ये है क्या, ये x और y थीटा के भी फंक्शन है। ये थीटा जैसे जैसे बदलेगा x y बदलते रहेंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ाओगे याद होगा आपने, ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी। तो मैंने x और y को दोनों को ही थीटा के टर्म में निकाल लिया, यहाँ रख देंगे। तो एरिया इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, 2r cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी आई, 2r साइन थीटा। हमेशा याद रखें, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में सॉरी, हमेशा याद रखें, ये एंगल थीटा लें, ये एंगल थीटा लें, x बेस 2r cos थीटा और ये 2r साइन थीटा। तो मैं क्या करूँगा, 2r और 2r तो 4r स्क्वायर हो गया। तो 4r स्क्वायर में से मैंने 2r स्क्वायर यहाँ लिख दिया और 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, साइन थीटा cos थीटा, बाकी की टर्म ऐसे काहे लिख दिया सर, ये इसको 4r क्यों नहीं लिखा है, ये इसलिए लिखा है, ये फॉर्मूला बनाता है, तो 2 को इसके साथ रखा है। ये फॉर्मूला क्यों बनाता है, अच्छा ये थीटा का फंक्शन है तो थीटा बोल देते हैं, 2r स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा है। ये सिंपल हमारा रिलेशन आ गया, बहुत सही है ये हमारे लिए। नहीं, इसको नाम देंगे 1, तो हम इसको देंगे भाई
2 तो हम इसको देंगे, 3 हम इसको देंगे और इसको बोलेंगे 4। अब हमें r तो कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन नहीं करना, तो हमारा काम बहुत सरल हो गया कि हमारा फंक्शन थीटा के टर्म में बदल गया। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पाइथागोरस से निकालता ना तो वो रूट में आती, अगर पाइथागोरस में लगाता तो y बच्चों इतना आता √4r² माइनस x²। कहीं अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ और मुझे इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, एक बार नहीं 2 बार, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा ही समझना है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा और चीज़ भी बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी जो हमें चाहिए। अब मैं इसका थीटा के टर्म में डिफरेंशिएशन करता हूँ, देखो कितना आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 2r² का करना नहीं, साइन का क्या होता है cos 2θ, और फिर इस 2θ का करेंगे तो उसका 2 हो जाएगा, मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, उधर ना लिख के इधर। तो ये हो गया 4r² cos 2θ, इक्वेशन 5। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना होता है, इसको 0 रखना होता है, तो मैं इसको 0 रख देता हूँ मैक्सिमम मिनिमम के लिए, cos 2θ = 0। तो ये 0 हो गया, पूरी टर्म उधर चलेगी, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, cos 2θ = 0। अब cos कब 0 होता है, cos 90 के मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल पे 0 होता है, लेकिन ये एंगल कहाँ तक जा सकता है हमारा, 0 से 90। तो हम एक ही केस लेंगे यहाँ पे कि 2θ जो है हमारा 90 डिग्री है, 90 पे होता है, पॉजिटिव एंगल है। तो 2θ 90 आया, तो थीटा कितना आएगा, अच्छा एक तो ये काम की चीज़ है हमारी, और थीटा कितना आएगा π/4। ये दिखाई दे रहा है, एक बार मैं देख लूँ जरा, हाँ यहाँ तक, यहीं तक ही दिखाई दे रहा है, इसके नीचे नहीं देगा। तो हमें थीटा मिल गया, 2θ मिल गया, दोनों का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है और हमें ये देखना है कि भाई ये जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, a∬θ, तो 4r² एज इट इज, कॉस का क्या होता है -sin 2θ हो जाएगा, और फिर इस 2θ का करेंगे तो 2 यहाँ लिख देते हैं, तो बच्चों कितना हो गया -8r² sin 2θ। इसकी वैल्यू हमें कब कैलकुलेट करनी है, जब थीटा 45 है या 2θ 90 है। तो मैं यहाँ पे थीटा को 45 रख देता हूँ, π/4 पे मुझे चेक करना है, तो 2 4 जा 8, 8r² हो गया, और 2θ की जगह 90 रख देंगे तो ये sin 90 हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे sin 90, और sin 90 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये आया माइनस का 8r² जो कि नेगेटिव आया। इसका मतलब है A इज़ मैक्सिमम, A मैक्सिमम का मतलब है एरिया मैक्सिमम हो गया। अच्छा एरिया कब मैक्सिमम हुआ, वैन जब हमारा थीटा कितना आया, थीटा 45 डिग्री आया। अच्छा थीटा 45 डिग्री है, मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये दोनों बराबर हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। थीटा 45 है तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन x, मतलब y/x, वो tan थीटा के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना होता है, थीटा तो 45 आया, तो 45 आने का मतलब ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हो गई तो y = x हो गया। मतलब जिस समय इसका एरिया मैक्सिमम है उस समय थीटा 45 डिग्री है, या फिर ये कहें ये दोनों साइड बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये तो इसके बराबर होती है, ये x है तो ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, ये भी x हो गई, चारों ही साइड बराबर हो गई, तो इसका मतलब उस समय ये स्क्वायर बन गया होगा। और हम दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ 45 तो sin 45 हो जाएगा, तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2r, यहाँ पे थीटा की जगह मैं अगर π/4 रख दूँ तो sin 45 होता है 1/√2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/√2, इससे ये कट जाएगा तो मेरे को y की वैल्यू ये मिलेगी। सिमिलरली cos 45 भी 1/√2 होता है, तो मुझे x की वैल्यू भी ये मिलेगी। तो x और y ऐसे भी बराबर आ गए, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो एरिया जब मैक्सिमम होगा उस समय ये स्क्वायर बन चुका होगा, तो ये रेक्टेंगल जो होगा स्क्वायर होगा। ये इसकी कहानी होती है, हमेशा ध्यान रखना। और कभी कभी ये ट्रायंगल के लिए भी पूछता है, तो ट्रायंगल में ये एरिया तभी मैक्सिमम आता है जब ये दोनों साइड बराबर हो जाती है, तो उसके लिए बोलता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी x और y लेना है, इसको r लेना है और उस तरीके से आगे बढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक वायर है जिसकी लेंथ 25 मीटर की है। एक वायर, एक लंबा सा धागा है या वायर है जिसकी लेंथ 25 मीटर की है, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब पता नहीं कहाँ से करते हैं, बिल्कुल बीच से करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से नहीं, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए।
तो हमने एक की लेंथ x मान ली और एक की 25 माइनस x हो जाएगी, साफ सी बात है। अगर एक का टुकड़ा 10 मीटर का है तो दूसरा 15 मीटर का हो जाएगा। तो एक की लेंथ x और एक की लेंथ 25 माइनस x हो गई। अब ये जो एक लेंथ है इसको मोड़ करके बना देते हैं एक स्क्वायर। तो स्क्वायर जब बनेगा तो इसकी जो पूरी लेंथ x थी, ये वाला पार्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, जो कि बराबर बराबर होंगे, x/4 x/4 x/4। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो स्क्वायर बना इसकी साइड कितनी हो गई, इसकी साइड 4 x/4 हो गई, इसका ध्यान रखना है। इसकी साइड x/4 हो जाएगी और इसका पेरीमीटर कितना हो गया x। भाई इस x वाली वायर जो थी, x वाली वायर, उसे मोड़ के ही तो बनाया, उसको मोड़ के ये बना दिया। तो इसकी जो लेंथ थी x, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो इक्वल कैसे होगी, x/4 x/4 x/4। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ के आएगा तो वायर की लेंथ के जितना ही। तो इसका पेरीमीटर ये था, तो मैंने इसकी साइड निकाल ली। दूसरे को ये जो 25 माइनस x वाला है, इसको घुमा के मोड़ के बना दिया सर्कल। तो सर्कल बना दूं मैं, उससे कुछ भी बना दूं, उसकी लेंथ तो अभी भी यही रहेगी 25 माइनस x। तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी, 25 माइनस x। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो सर्कल की जो लेंथ होती है पूरी, है इसको हम बोलते हैं 2πr सरकमफ्रेंस। तो फॉर्मूला तो ये है 2πr, और ये रहना किसके बराबर चाहिए, ये इसी के बराबर रहेगा जो उसकी लेंथ है। तो इससे अलग तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये मेरा 2πr हो गया 25 माइनस x के बराबर, इस पूरी लेंथ के बराबर। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिलेगी जो कि हो जाएगी 25 माइनस x/2π। अब ये वैल्यूज़ हमने क्यों निकाली, ये हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें बोला है दोनों के कंबाइंड एरिया का सम। तो सम को मैं मान लेता हूँ, सम हो गया कंबाइंड एरिया, दोनों का सम ये हो गया कंबाइंड एरिया, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अब भाई इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया होता है उसकी साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया तो हो जाएगा x/4 का स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया होता है πr²। और इसीलिए हमें r की आवश्यकता थी, तो जो हमने यहाँ से निकाला। तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई, r बच्चों ये है 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2π का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन बन गया x का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस पाई। इस ऊपर वाले का मैं स्क्वायर खोलता नहीं क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, तो ज़्यादा इसे खोल के फ़ायदा नहीं है। इस नीचे वाले का कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसे यहाँ लिख लेते हैं पाई का स्क्वायर π²। तो पाई से पाई भी कट गया, ये कट गया। तो कुल मिला के ये हट गया, यहाँ 1 बच गया। तो लो इसे मान लेते हैं इक्वेशन। ये तो 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3rd हो गई। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन पे, क्योंकि मैक्सिमाइज मिनिमाइज है तो बिना डिफरेंशिएशन के कैसे चलेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे s'(x). तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2 आगे आ गया अपॉन 16। इसका 2 आगे आएगा तो 2 लिख दिया भाई अपॉन 4π 25 माइनस x। और फिर इस 25 माइनस x का करेंगे तो 25 का 0 और इस माइनस x का -1। तो इसका ध्यान रखें, ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लगा देते हैं पूरे से, ठीक है। ये हो गया, 2 इसे काटेगा तो ये 8 बन जाएगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा 8 कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। 2 इसे काटेगा तो ये 2 बन जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा। ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो -25/2π माइनस माइनस प्लस x/2π। तो s'(x) इतना आया 4th। अब मुझे इसे 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों x वाले में एक साथ रखूँगा और इसको 0 रख के उधर ले जा लूँगा। तो x/8 प्लस x/2π माइनस 25/2 इक्वल टू 0, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसे 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 0 जाके ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को कैसे सिंपलीफाई करना है, दोनों का एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों से x कॉमन ले लो। देखो सिंपल ऐसे, x कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1/8, यहाँ से बचा 1/2π इक्वल टू 25/2। दिस इम्प्लाइज है। इसको जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2π प्लस 8, ये वाला 8 इधर हो जाएगा और ये दोनों आपस में 8 2 जा 16
इक्वल टू 25/2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को यहीं रखो, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू नीचे जाएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, उधर जगह की कमी है। तो x इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई 16, नीचे आएगा 2π + 8। तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा π + 4। तो 2 2 जा 4, ये वैल्यू पूरी 4 हो गई और 4 से 16 कट गया 4 बार। तो 25 × 4 कितना हो गया 100 और नीचे आ गया ये। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसको यहीं बॉक्स में रहने दो, इक्वेशन नंबर 5 हो गई है। तो x की वैल्यू जब हमें मिल गई तो अब तो बस हमें डबल डेरिवेटिव देखना है, नेगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव आ रहा। क्या आ रहा, नेगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव आ रहा है, जो कि मुझे मिलेगा इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ से मिलेगा। तो s∬x करते हैं, x का 1 और नीचे 8 का करना नहीं, कांस्टेंट है तो 1/8। इसका 0 कांस्टेंट टर्म है, इसका भी 1/2π। तो दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब सरफेस एरिया जो होगा कंबाइंड एरिया एसिस, ये मिनिमम होगा जब पॉजिटिव आ जाता है डबल डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू पे। भाई यहाँ तो बचा ही नहीं x रखने के लिए, तो x कुछ भी रखें पॉजिटिव है हमेशा, तो ये हमेशा मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू ये होगी। तो इसमें क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था वन ऑफ द वायर इज टू बी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। तो एक की लेंथ तो हमें मिल ही गई, x तो मिल गया, ये रहा। दूसरी लेंथ हमें ये निकालनी है, तो 25 - x निकाल लेते हैं। नाउ दूसरी लेंथ क्या हो गई, 25 - x की वैल्यू ये रही 100/π + 4। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, देखो π + 4 पूरा -100, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 ही रहा और नीचे आ गया π + 4। तो जब ये 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 × π 25π प्लस 25 × 4 100 -100। तो ये तो छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, तो इनको लिख के ऊपर फ़ायदा ही नहीं, ख़त्म हो गया π + 4। तो ये लेंथ आई, एक ही है। ठीक है, दोनों के नीचे π + 4 आया और ऊपर 100 आया, यानी ऊपर 25π आया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह की है। अगर सेम है तो मैं नहीं कराऊंगा, आपके लिए छोड़ दूंगा मैं होमवर्क के लिए। अगर सेम है तो वायर ऑफ लेंथ 36 कट इनटू 2 पीसेस टर्न इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस वाले में जो है 36 की है और सर्कल नहीं दिया है, तो इसलिए मैं करा देता हूँ। वायर जो है 36 मीटर की है, मीटर की तो नहीं है, सेंटीमीटर की। क्या लो सेंटीमीटर लिख देते हैं भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके भी 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े को x मान लिया तो दूसरा 36 - x हो जाएगा। एक से बना दिया जाता है स्क्वायर, तो इसकी हर साइड x/4 हो जाएगी। सेम वैसे ही x/4 हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये वाला है इससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती हैं, है ना। अगर ये a है, ये a है, ये है, तो ये जो वायर थी, इतनी वायर ये वाली, इसको मोड़ के ये बना दिया। अब इसे मोड़े तोड़े, मतलब तोड़े तो नहीं सॉरी, मोड़े कैसे भी रहेगी तो इतनी लंबी जितनी थी। मतलब ये जो सारी वायर की लेंथ होगी, इसका जो पेरीमीटर होगा a + a यानी कि 3a जो होगा वो रहेगा तो इतना ही 36 - x। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 डिवाइड में जाएगा, इसको भी काटेगा, 36 के भी नीचे लगा देते हैं, इसके भी। तो जब ये से काटेगा, ऐसे काम करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो ये इसकी लेंथ आ गई, ये इसकी साइड आ गई, ये इसकी साइड आ गई, इसकी साइड ये आ गई। इसका एरिया क्या होता है बच्चों, इसका एरिया ये होता है, ध्यान रखना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4, उसकी साइड का स्क्वायर। तो अब हम कंबाइन एरिया की तरफ चलते हैं। तो कंबाइन एरिया जो हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा, सम इक्वल टू इसका एरिया x/4 प्लस इसका एरिया √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, 36 - x अपॉन 3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ये और 3 का स्क्वायर नीचे कर दूंगा तो 9, सीधा ही कर देता हूँ, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे 36 कर दिया मैंने, ज़्यादा टेंशन नहीं रखते। इसकी साइड आ गई, हम लिख देंगे साइड इसकी जो है x/4 है। ठीक है, इसको 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे और इसको ले लेंगे 3 और चलेंगे डिफ्रेंशिएशन की ओर। अपना अस्त्र उठाएंगे डिफ्रेंशिएशन का और शुरू करेंगे डिफ्रेंशिएशन करना। तो ये फंक्शन बन गया x का, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन वो अस्त्र है
जो हमें मैक्सिमम और मिनिमम करके देता है। कब देता है? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अदरवाइज उसकी गारंटी नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन इसको भी लिख देते हैं थोड़ा सा स्टाइल में, x² बिना कोई देरी के इसका डिफरेंशिएशन जैसे अभी करा था 2x/16। मजे लें, चाय का कप लेके बैठें और कोई टेंशन नहीं करें। वैसे भी कुछ नहीं करना, फ़ोन में लग जाना है, मैसेज आ जाना, डिस्टर्ब हो जाना है, काम धाम है नहीं वैसे भी आप लोगों को, कुछ तो पढ़ लें। तो 2 आ गया और नीचे 36 2 आगे आ जाता है, आपको पता ही है, नहीं पता तो मैंने बता ही दिया है। अब फिर 36 - x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। 36 का 0 और -x का -1 होता है, तो ये -1 मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान बनी रहें। आपके लिए बनी रहें ना बनी रहें आपको पता है, आप कितना बना के रखते हैं, तो बना के रखें। 2 से इसे काट दें तो ये भी 8 हो जाएगा, 2 से इसे काट दें, फटाक से, ज़्यादा देरी ना करें, 18 हो जाएगा। और फिर इसे मैं थोड़ा सा वैसे ही खोल लेता हूँ जैसे भी पीछे वाला बोला था क्वेश्चन। बहुत तेज हूँ मैं, ध्यान रखता हूँ पीछे वाली चीज़ का ना, तभी तो रट्टा मार के रखता हूँ पूरा मैं। तुम भी मार के रखो रट्टा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो चलो मैं लिख देता हूँ यार, बहुत होशियार बच्चे हैं। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +√3x। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 2 से कट गया तो इसको हम 2√3 लिख देते हैं यार। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए फिर से डिफरेंशिएशन वाला अस्त्र, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, देखते हैं कि अच्छा अभी तो मैंने 0 रखना भूल ही गया ना भाई, x की वैल्यू भी तो रखनी है 0 लिख के, तो इसको 0 रख देंगे। ये x वाले ज़रा एक साथ लिखो, इन x ने बड़ा परेशान कर रखा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, आना तो ये ऐसे है, इसको 0 रखना है, लेकिन ये उधर जाएगा तो यहाँ कर देता हूँ मैं। फिर से इनसे x कॉमन लो, जैसे भी x कॉमन लिया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, याद होगा 1/8। नहीं है तो याद करो, दोबारा देखो रिमाइंड करके ऐसे, और इधर आ गया 2√3। एलसीएम लेना है एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो मन कर रहा वो करो यार आराम से, ठीक है। 18 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इसको ज़रा थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, 18 × 8, इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, करना ही नहीं अभी मल्टीप्लाई, अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना, ऑटोमेटिक अपना आप सॉल्व होगा। तो 18 × 8 ऊपर जाएगा, वहाँ पे देखो 2√3 × 8 × 18 डिवाइडेड बाय 18 + 8√3 नीचे आ जाएगा। तो 18 + 8√3, दोनों में क्या कॉमन है? 18 और 8 में 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा 9 + 4√3, ऐसे लिखेंगे। तो 2 से 2 कट गया, अरे यार मुझे लगा था कट जाएगा लेकिन कटा नहीं, सॉरी। अब नहीं कटा तो नहीं कटा, अब कर लो, 18 × 8 करना है तो 144 होता है, तो 144√3 और 9 + 4√3, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएशन कुछ होगा नहीं, कोई टेंशन नहीं उसमें। इसका 1/8 हो जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा, और इसका √3/18 हो जाएगा। भाई पॉजिटिव आ गया, कुछ नहीं रखना पड़ा है, पॉजिटिव आने पे s इज़ मिनिमम, मिनिमम हो गया, कोई टेंशन नहीं। मिनिमम हो गया तो एक साइड मिल गई, दूसरी साइड निकालनी है। एक साइड मिल गई, मैं पहले देख लूँ पहली साइड का आंसर, 144√3, क्या बात है, 9/4√3, बिल्कुल बढ़िया आया है। अभी क्या करना है, दूसरी साइड निकालनी है। दूसरी साइड ये थी, है ना, ये 36 - x, सॉरी, दूसरी लेंथ निकालनी है, तो 36 - x निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। दूसरी लेंथ हो जाएगी 36 - x, तो 36 - 144√3 डिवाइडेड बाय 9 + 4√3, इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 36 × 9 + 4√3, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, इसको 1 से करेंगे तो यही रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 + 4√3। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 × 6 = 54, 5 9 × 3 = 27 और 5 32, और जब 36 को 4√3 से करेंगे तो ये तो यही आएगा, 144√3 - 144√3 और डिवाइड में 9 + 4√3, तो ये और ये तो कट गया, तो लिखने का फ़ायदा ही नहीं। तो दूसरी साइड बच्चों ये आ गई 324/9 + 4√3, इतना सेंटीमीटर और लिख दो भाई, इतना काम कराए तो इसमें हमें ये 2 लेंथ निकालनी थी, तो हमने ये दोनों लेंथ निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट समस्या की तरफ।
अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉब्लम में हमें बोला है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है, तो एक जो विंडो है वो किसकी फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, कुछ ऐसा है विंडो, ऐसा, और इसके ऊपर लगा है ऐसा सेमी सर्कुलर ओपनिंग। इस तरीके से होती है, घर में आपने देखी होगी ये कुछ है इस तरीके से। ये वाला इसमें है नहीं तो मैं इसे ऐसे डॉट 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 बना देता हूँ। इस तरह की विंडो है। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ विंडो इज 10 मीटर। तो इसका जो पूरा पेरीमीटर है, पूरा पेरीमीटर वो है 10 मीटर का। पूरा पेरीमीटर क्या है, क्या क्या लेंथ है इसमें, एक ये है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, ये y हो गई। ध्यान रखना ये नहीं है, विंडो जो है ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर ये जड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा, यहाँ पर इसको मैं 2y मानता हूँ। 2y अभी मैं बताऊँगा क्यों मानना है। यहाँ से यहाँ तक ये y और यहाँ से यहाँ तक भी y। इससे फ़ायदा ये होगा, ये जो हो जाएगी ये लेंथ, ये y हो जाएगी, जो कि सर्कल का रेडियस बन जाएगी, इस सर्कल का, क्योंकि ये सर्कुलर है। और सर्कल की जो ये बाउंड्री होती है पूरी तो होती है 2πr, लेकिन इसकी हाफ बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंड्री हो जाएगी 2πr का आधा। तो 2πr का आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो ये πr हो गई। अच्छा, r की वैल्यू कितनी है, y है, इसलिए फ़ायदा हुआ हमें 2y लेके फ़ायदा ये हुआ y तो यहाँ रख दिया, कन्फ्यूज़न थोड़ा कम रहेगा। तो हमें पूरा पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होता है। बाउंड्री ध्यान रखना, ये बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसे बनाया था समझाने के लिए। बाउंड्री एक ये है, ये है, ये है, और इसके ऊपर ये ढका हुआ है। तो पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्री को जोड़ दो, x प्लस 2y प्लस πy। तो x प्लस 2y प्लस πy इक्वल टू 10 दिया हुआ, सबका सम ये दिया हुआ, बस ये इसमें ध्यान रखना। x प्लस एक्स 2x, इन दोनों में से मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो पाई प्लस 2, और ये 2x वहाँ चला जाएगा माइनस होने। देखो बच्चों, जो पेरीमीटर दिया था ना इसने इसीलिए दिया था, ये गिवन क्वांटिटी है। शुरू में ही मैंने बोला था गिवन क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, और वो इसलिए दी गई होगी जिससे हम एक वेरिएबल को निकाल लें। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y मैं यहाँ से निकालूंगा। तो y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन पाई प्लस 2। तो y की वैल्यू ये आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे हमें किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो देख लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। वो डायमेंशन बताओ, मतलब लेंथ और ब्रेथ बताओ, कब बताओ, जब इसमें से मैक्सिमम लाइट आए। विंडो इसलिए लगाई जाती है ना घर में कि उसमें से लाइट पास हो जाए, सूरज की रोशनी पास हो जाए। तो मैक्सिमम लाइट इसमें से तब पास होगी जब इसका एरिया मैक्सिमम है। तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहा है, सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि मैक्सिमम लाइट है। तो कुल मिला के इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम लाइट द एरिया शुड बी मैक्सिमम। तो मैं एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि टीचर को स्मार्ट है बच्चा, है ना। तो एरिया क्या होगा भाई, एरिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया तो इसका रेक्टेंगल का रहेगा, और इसका रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो L इंटू बी, ध्यान रखना ब्रेथ 2y है, तो यहाँ का एरिया हो गया x इंटू 2y, तो 2xy हो गया ये इस रेक्टेंगल का। इसका एरिया होता है सेमी सर्कुलर का, पूरे का होता है πr स्क्वायर, और से आधे सर्कल का होता है π/2 r स्क्वायर। r कितना है y, तो ये इसका एरिया हो गया। तो टोटल एरिया इसका कितना बना, 2xy प्लस π/2 y स्क्वायर, ये इसका एरिया बना। अब जब ये एरिया बना तो y की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 2x मल्टीप्लाई 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय पाई प्लस 2 प्लस π/2, और y की वैल्यू ये रही 10 माइनस 2x का स्क्वायर, नीचे पाई प्लस 2 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया, एरिया आ गया। इसमें से आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x को अंदर मल्टीप्लाई करके ये होगा कि हमारे को डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। तो 10x माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर। एक काम और कर लो करते करते भाई, 2 कॉमन भी ले लो इन दोनों में से। तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा ये तो 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर देती है अगर आप शुरू में ही कर दें, गलत होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो ये हो गया कुल मिला के। अब ये आगे अब चलते हैं डिफरेंशिएशन, ब्रह्मास्त्र निकालते हैं अपना। तो ये ax है, तो a डैश एक्स करते हैं यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4
नीचे पाई प्लस 2 चल ही रहा है, कोई टेंशन नहीं। 5x का 5 और x स्क्वायर का -2x, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आराम से हो गया। इधर आ जाओ भाई, इसमें पाई बाय 2 को नहीं छेड़ना, इस नीचे वाले को भी नहीं छेड़ना, कांस्टेंट है, केवल इसका 2 आगे आ जाएगा और इसका हो जाएगा tan -2x। और अब इस tan -2x का करेंगे तो tan का 0 और -2x का -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो 2 से तो इस 2 को ख़त्म करूँगा, और ये माइनस मैं यहाँ लगाता नहीं, मेरी आदत है मैं यहाँ लगाता हूँ, इसे मल्टीप्लाई होना है तो मैं यहाँ लगाऊंगा। तो इतना काम हो गया। ये भी मुझे पाई 2 अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे 2 पाई लिख दूंगा, ये भी लिख दिया। दूसरा यहाँ भी मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से भी 2 भी कॉमन लूँगा, तो मैं इसे 4 कर दूंगा। अब ये इक्वेशन हो गई 2। बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन मिल गया। डिफरेंशिएशन मिल गया भाई, 0 रख के सॉल्व करना है और क्या करना है, इसको 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाल लेते हैं। अभी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे तो इसमें क्वांटिटी को 0 रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले कॉमन देख लेंगे क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही। ये कॉमन आ रही और पाई बाय 2 कॉमन आ रहा, देखो दोनों में जो कॉमन आ रहा है निकाल लो। तो 4/पाई + 2 कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से तो बचा 5 - 2x, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा -पाई और ब्रैकेट में बचा 5 - x, और एक पावर हमने कॉमन ले ली तो नीचे एक पावर बचेगी, ऑब्वियसली ये बचेगा, और ये हमारा a' हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता पड़ेगी मेरे को। इक्वेशन 2 इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा, फ़र्क पड़ेगा नहीं, वही है। अब मैं बस इसको 0 रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4, ये तो 0 जब मैं रखूँगा तो इस क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल हम इसको देखते हैं। यहाँ मुझे ये ऐसे ब्रैकेट है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे तो 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 5 - 2x मल्टीप्लाई पाई + 2 माइनस पाई मल्टीप्लाई 5 - x और डिवाइड में पाई + 2, पूरे के डिवाइड में पाई + 2 और इक्वल टू में 0। 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तभी ये क्वांटिटी भी हट गई, 0 होना था। अब इसे देखो ये कितना हो गया, 5 × पाई 5 पाई, 5 पाई, 5 × 10, पाई × 2x माइनस का 2 पाई x और माइनस प्लस माइनस का ये 4x हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। इस पे आ जाओ 5 पाई और बाहर से माइनस, तो माइनस का 5 पाई माइनस माइनस प्लस पाई x। अच्छा, नीचे वाली क्वांटिटी से फ़र्क पड़ेगा नहीं, 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उधर 0, ये तो चली गई। अब ये और ये तो समाप्त हो गया। इसमें से बच्चों नंबर एक ये है और एक नंबर और कोई है ही नहीं नंबर, बाकी सब x वाले हैं, तो ठीक है। तो tan माइनस ये 2 पाई x माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का पाई x बचा और माइनस का 4x बचा, इक्वल टू 0। तो ये दोनों नेगेटिव टर्म उधर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव में उधर ले गया। तो tan = x कॉमन ले लिया, पाई + 4 हो गया, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan/पाई + 4। तो x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम है इसको ये दिखाना है कि ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम लाइट आएगी। उसके लिए डबल डेरिवेटिव मेरा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव भी देख लेते हैं भाई। डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, a'(x), ये कांस्टेंट है, इसको मैं यहीं लिखूंगा बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं। 0 करते हुए जब हम 0 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हट जाता है, अभी नहीं हटेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन 5 का 0 -2x का -2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2, फिर माइनस आ जाओ। इस पाई का करना नहीं भाई, पाई ऐसे ही रहेगा। इस 5 का 0 और -x का -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। डिवाइड में कितना है, इसके डिवाइड में है पाई + 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे भी छोड़ दो। अब ये हो गया 4/पाई + 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मानो, तो -2 × पाई -2 पाई, 2 × 2 = 4 माइनस का और ये प्लस का पाई और नीचे पाई + 2। तो अगर हम इसे देखें तो क्या आ रहा, ये आ रहा -2 पाई और पाई, तो ये दोनों सॉल्व होके तो -पाई बनेगा और ये -4 है, नीचे पाई + 2 है। दोनों का माइनस कॉमन ले लूँ
तो ये माइनस यहाँ क्या ऐसे हो गया, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस होगी। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, यहाँ तक ये सारी पॉजिटिव है, और बाहर माइनस लग गया, तो कुल मिला के हो गई नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी जो आई लेस देन जीरो आई, नेगेटिव आ रही है भाई। ये पॉजिटिव सारी माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ गई। और जब नेगेटिव आती है तो ये जो ए है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट ए इज मैक्सिमम। ए मैक्सिमम है कब, जब एक्स ये है। हमें डायमेंशन निकालनी थी, एक्स मुझे मिल गया, वाई मुझे चाहिए, वाई मुझे मिलेगा यहाँ से, फॉर तभी मैंने उस पर बॉक्स बना लिया था, बॉक्स। तो बस मैं वाई निकालूंगा। वाई निकालने के लिए क्या करना है, मुझे x की जगह ये वैल्यू रख देनी है। तो y इक्वल टू टेन माइनस 2x, तो 2 इंटू टेन अपॉन पाई प्लस 4 डिवाइड में चल रहा ये, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता, नहीं हाँ ठीक है, पूरे के नीचे था तो मैं इसको यहाँ बाहर लिख लेता हूँ, ये तो पूरे के नीचे था, बाहर लिख दिया। टेन माइनस टू एक्स और नीचे ये, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसके नीचे 1 लेके, तो ये हो जाएगा 10 इंटू पाई 10 पाई, 10 4 जा 40 माइनस 2 10 जा 20, नीचे पाई प्लस 4 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन पाई प्लस 2, वाई इक्वल टू। तो देखो भाई ये 40 में से 20 गया तो 20 हो गया, तो 10 पाई प्लस 20, दोनों में से 10 कॉमन निकल गया, तो 10 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा पाई प्लस 2। तो ये पाई प्लस टू कट गया, तो क्या बचा 10 अपॉन पाई प्लस 4। अब 10 अपॉन पाई प्लस 4 जब ये बचा, तो ये तो y की वैल्यू आई, लेकिन ये तो डायमेंशन हमने 2y मानी थी, तो 2y कितना हो जाएगा, तो 2y जो हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 अपॉन पाई प्लस 4। हमें डायमेंशन ही निकालनी थी, लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। एक आई 10 अपॉन पाई प्लस 4, एक आई 20 अपॉन पाई प्लस 4, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये आई हमारी 10 अपॉन पाई प्लस 4 और ये आई 20 अपॉन पाई प्लस 4। उल्टा भी आ सकता है किसी का, ये 20 अपॉन पाई प्लस 4 आ सकता है और वो 10 अपॉन पाई प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में सेम रहने वाला है वो चीज़। तो इसमें हमें ये वैल्यू बतानी थी। अब आगे की प्रॉब्लम पे चलते हैं, डायमेंशन ही बतानी थी हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ 12 सेंटीमीटर बेड इनटू बॉक्स विद लिड बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें हमें कुछ ऐसा दिया है कि एक हमारे पास स्क्वायर टिन है, ऐसे 12 बाय 12 का, मतलब इसकी हर साइड 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब इसके हर साइड से एक पोर्शन काटा जाता है, स्क्वायर पीस काटा जाता है बराबर बराबर। तो देखो इसके 4 कोने, मैं यहाँ से इतने पीस को काट लेता हूँ, जिसकी लेंथ मुझे नहीं पता, उसको हमने अभी x मान लिया। जैसे मैंने ये काट दिया, देखो x यहाँ से काट दिया, बराबर कटा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इस कोने से भी x काटा है ना, उतना ही हाइट और लेंथ में इसे काटा, यहाँ से भी काट दिया, फिर इस कोने से भी काटा। चारों कोनों से हमें क्या करना है, काटना है। तो ये हमने काटा, और फिर इस कोने से भी काटा, और चारों कोनों से काट के एक बॉक्स बनाया, क्यूबॉइडल बॉक्स। कैसे बनेगा बॉक्स, इन्हें कर दिया फोल्ड। टीन का होगा ना, टीन आपको पता है, तो टीन तो बहुत आसानी से मुड़ जाएगी, टीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्डबोर्ड होगा तो बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। तो ये बच्चों कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा, देखो ऐसा दिखाई दिया आपको, ऐसे एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनेगा, है ना, ये बन गया। अभी देखो ये टोटल कितना था, 12 में से x यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, तो 2 x यहाँ से हटा, x यहाँ से, तो ये साइड कितनी बच गई इसकी, ये बच गई बच्चों, इसकी जो लेंथ हो गई, ये बच गई 12 माइनस 2x, क्योंकि x यहाँ से कम हुआ, x यहाँ से। इसी तरह ये भी कितनी बच गई, ये भी 12 माइनस 2x बच गई, x यहाँ से कम हुआ, x यहाँ से कम हुआ। तो लेंथ और ब्रेथ इसकी होगी, जबकि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट उतनी ही है जितना पार्ट हमने काटा था, उतने ऊपर तक जाएगा। ये पार्ट काटा था ना x पार्ट, तो इसकी हाइट x होगी। तो अब हमें इसका लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गया। लेंथ कितना होगा, 12 माइनस 2x, सपोज कटिंग पार्ट इज x, जो हमने पार्ट काटा है वो x है, और ब्रेथ कितनी होगी, वो भी यही होगी, जबकि हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी। सेंटीमीटर है तो भाई सेंटीमीटर लिख देना, मीटर है तो मीटर लिख देना, कोई मौका मत देना। क्वेश्चन में ये बोला है
कि हमें स्क्वायर पीस दिया था 12 सेंटीमीटर का, इसको काट दिया, ऊपर से खाली है, ऊपर कोई ढक्कन ढुक्कन है नहीं। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसके ये जो पार्ट हमने काटा है इसको हमें बताना है कितना सेंटीमीटर का होना है, ताकि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम आए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम जो है मैक्सिमम आए। वो वॉल्यूम हमें बताना है कि कितना पार्ट हम काटें कि वॉल्यूम मैक्सिमम आए। भाई कितना भी काट सकते हैं ना स्क्वायर है, लेकिन एक पार्ट हमें ऐसा मिलेगा जिसपे इसका वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है सबसे गहरा मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ आएगी। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए अब ये क्यूबॉइड बन गया। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। दरअसल ये जो 12 हमें गिवन था ना, ये इसीलिए था ताकि हम ये सारी चीज़ें निकाल लें। तो L इंटू बी इंटू एच, तो L बी और एच ये हो गया। तो ये तो सेम चीज़ हो गई, ये इसका स्क्वायर हो गया इंटू एक्स, ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। भाई वॉल्यूम है, एक्स का फंक्शन है, आप इसे खोल के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मैं इसको प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ये और ये दो फंक्शन है, u इंटू वी टाइप है, u को लिख के v का डिफरेंशिएशन है v डैश, प्लस v को लिख के u का डिफरेंशिएशन u डैश, या है ना, u को लिख के v का डिफरेंशिएशन, v को लिख के u का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल तो याद ही होगा, तो वही हम इसमें करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। तो लगाते हैं। तो भाई इसका हो जाएगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वी डैश एक्स, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को लिख के एक्स का कर देता हूँ, और एक्स का तो सिंपल होता है 1, तो इसका 1 हो गया, प्लस एक्स को लिख के जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आगे आ गया, इसकी पावर 1 कम हो गई, ये हो गई। और फिर जब मैं अंदर वाले का भी करूँगा इसका 12 माइनस 2x का, तो 12 का 0, 2x का 2 होता है, और क्योंकि माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो एक 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस का प्लस का, तो माइनस का यहाँ बन जाएगा, और ये दोनों 2 हटा के मैं सीधा यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ज़्यादा दुविधा पसंद नहीं है मुझे। दोनों में 12 माइनस 2x कॉमन है, फटाक से बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 12 माइनस 2x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक पावर बची 12 माइनस 2x, और यहाँ से बचा माइनस का 4x। तो ये कितना हो गया 12 माइनस 2x, और ये हो गया 12 माइनस 6x। ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए भाई 0 रख के ही मिलता है, तो मैं इसे 0, अच्छा मेरी इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, इसको 0 रखूँगा मैं। इसको 0 रखने का मतलब एक फैक्टर ये 0, एक फैक्टर ये 0, तो एक तो मेरे को ये मिलेगा दिस इक्वल टू 0, और एक मेरे को मिलेगा दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरे को मिलेगा 12 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 6 मिलेगा सिंपल, और यहाँ से 12 इक्वल टू 6x और x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो दो वैल्यू मिली, 3 और 6। बच्चों ये पॉसिबल नहीं होगी, 6 पॉसिबल, 6 का क्या मतलब है, 6 का मतलब ये है, ये 12 बाय 12 का था, 12 का था ये पूरा, और 6 मतलब मैंने 6 सेंटीमीटर का काट दिया, मतलब 20 से ही काट दिया, इसके चारों कोने 20 से काट दिए ऐसे, तो बचेगा ही नहीं, खत्म हो गया। 6 इधर से काटा ऐसे, 6 इधर से काटा, 6 इधर से, 6 खत्म ही हो गया है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, उस केस में कुछ नहीं बचेगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो x इक्वल टू 3। अब इस पर हमें देखना है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वो कैसे पता चलेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करके दोबारा से। तो v डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो v डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, v डबल डैश एक्स, तो इसको लिखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे दोबारा, इसका डिफरेंशिएशन 12 का 0 और इसका -6, प्लस इसको लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 12 का 0 इसका -2। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 3 पे, इसको नहीं चेक करना 3। तो v डबल डैश 3, देखो 3 कब मिला था, 3 मिला था जब हमने इसको 0 रखा था। तो कुल मिला के कि 3 पे ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, सॉरी ये वाला, इसमें कुछ गलत हो गया क्या, 6x मिला ना यहाँ पे बच्चों, 2 मिलेगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 2 पे चेक करना है। हाँ, तो 2 पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा भाई, इसी को सॉल्व करके मिला था। रख के भी देख सकते हैं, यहाँ भी 2 रख दो, 12 माइनस 2 2 जा 4, और ये माइनस का 6 यहाँ रखोगे तो 6 2 जा 12, ये तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया 8 इंटू -6, यानी कि माइनस का 48। ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है वॉल्यूम इज मैक्सिमम, v इज मैक्स। कब मैक्स होगा, जब x कितना होगा 2।
तो मतलब हमें इसकी साइड ऐसे काटनी है कि यहाँ से हम 2 का काट दें पार्ट और यहाँ से 2 का काट दें ऐसे। तो उस समय पे वॉल्यूम भी पूछा है हमसे, तो देयरफॉर वॉल्यूम तो ये रहा 12 माइनस 2 2 जा 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो 12 माइनस 4 8 का स्क्वायर इंटू 2, तो 8 8 जा 64 128 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था, सिंपल सा प्रॉब्लम था और कुछ नहीं है। मैं देख लेता हूँ इसके। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9th प्रॉब्लम, वो बिल्कुल इस प्रॉब्लम का उल्टा है। उसमें हमें दिया हुआ एक कार्डबोर्ड का एरिया था सी स्क्वायर, उसका पूरे का जो एरिया था सी स्क्वायर, और उससे एक बॉक्स बना है। मतलब ये जो बॉक्स बना है ना, ये जो बॉक्स बना है इस पूरे का जिससे बना है, वही इसे मोड़ के बनाया होगा किसी तरीके से, ऐसे मोड़ के बनाया होगा। तो जिससे ये बना है पूरे कार्डबोर्ड से, उसका टोटल एरिया सी स्क्वायर है। टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड दिया है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ये हमें दिया है बच्चों सी स्क्वायर। कितना दिया है? सी, पूरे का सी स्क्वायर है। शुरू में अगर हम इसे फ्लैट कर दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, ऐसे फ्लैट कर दें बिल्कुल, तो तब इसका एरिया सी स्क्वायर। तब इसे मोड़ दिया तो इसकी ये साइड कुछ कम हो गई, हमें नहीं पता कितनी कम हो गई, ये कुछ कम हो गई तो हमें नहीं पता अभी फिलहाल ये कितनी है। तो मैं इस साइड को मान लेता हूँ, इसको सपोज मैं x मान लेता हूँ, है ना। तो साइड ऑफ बेस हम मान लेते हैं, साइड ऑफ बेस, क्योंकि इसका बेस स्क्वायर है तो इसकी साइड हमने मान ली x। जो बेस की साइड है भाई, 4 साइड बनेंगी x और कुछ हाइट बनेगी, तो हाइट हम मान लेते हैं, इसकी हाइट हम मान लेंगे y। तो ये 2 चीज़ हो गई, हाइट हो गई और ये हो गई। अब इसका टोटल एरिया कितना आएगा? क्यूबाइड का टोटल एरिया कितना होता है? क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ देखो, इसमें ये वाला बेस तो है लेकिन ऊपर की सरफेस नहीं है, तो ये सरफेस खत्म हो जाएगी। इसकी साइड x, इसकी साइड x, तो इसका बेस का एरिया, जो इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर। ये नीचे वाला, ये नीचे का है ना भाई, ये वाली सरफेस तो है, ये वाला फेस, जबकि ये वाला नहीं है। और 4 फेस इसमें ऐसे 1 2 3 4। एक का एरिया कितना होगा? ये रेक्टेंगल टाइप है, इसका एरिया होता है L इंटू बी। तो ये है x, ये है y, तो XY प्लस XY प्लस XY प्लस ये 4 वॉल टाइप बन गया। ऐसा ये कमरा बन गया जैसे नीचे जिसका फर्श है और ऊपर से है नहीं, छत नहीं है, तो ऊपर नीचे की एक सरफेस प्लस 4 वॉल क्यूबॉइडल फॉर्म में, तो 4XY ये हो गया। और ये टोटल सरफेस एरिया है किससे? इसी से तो बना है, कार्डबोर्ड से, तो इसकी वैल्यू सी स्क्वायर दी हुई। तो जो ये हमें गिवन था, ये इसलिए गिवन था ताकि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल पाएँ। तो 4XY इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ये आ गई। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमें क्या दिखाना है? इसका मैक्सिमम दिखाना है शायद क्वेश्चन में। हाँ, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और वॉल्यूम की वैल्यू भी दिखानी है। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच भी होता है, और एक फार्मूला ये भी होता है कि ये बेस, देखो ये x है, ये भी x है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम x इंटू एक्स इंटू इसकी हाइट, हाइट हमने y मानी थी, इंटू y। तो वॉल्यूम जो फंक्शन बनेगा x का, तो ये तो हो गया x स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू ये है, यहाँ रख देंगे। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। ये और ये कट गया तो नीचे 4 बचा, और इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 बाहर रखो, ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। कुछ भी मान लो, इसे 1 मान लो, चाहे इसे 2 मान लो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो v डैश एक्स 1/4 का करना नहीं, इसका सी स्क्वायर हो गया, इसका 3 आ गया ये थर्ड हो गई। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसे 0 रख देंगे। जब इसे 0 रख के सॉल्व करेंगे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हमें ये मिल जाएगा। ये 0 रखने का मतलब है ये उधर चला गया, तो ये ऐसे हो गया। एक तो इसको ऐसे कर लो, दूसरा यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन 3, इसको भी अंडरलाइन कर लो क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा सी, और ये किसका स्क्वायर होता है? √3 का। तो 2 वैल्यू आएगी, एक ये ले नहीं सकते नेगेटिव, ये लेंगे, तो ये मिल गई। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये भी तो देखना है मैक्सिमम है मिनिमम है, तो v डबल डैश एक्स करेंगे, तो 1/4 ऐसे ही रहेगा। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, तो इसका 0, इसका 2 आगे आ गया, तो -6x, तो ये आया माइनस का 3/2x, जो कि नेगेटिव है। x की वैल्यू अगर मैं ये रख दूँ c/3 यहाँ पे, तो v डबल डैश
c/3 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2 इंटू c/√3। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई, और नेगेटिव आई तो इसका मतलब है वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम आ गया तो हमें वो वॉल्यूम बताना भी है। तो वॉल्यूम तो ये था, वॉल्यूम कितना था यहाँ पे, यहाँ ये है वॉल्यूम, ये फॉर्मूला x/4 c² - x²। तो बस यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे और हम अपना वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वैल्यू रख देते हैं किसकी, ये जो मैंने अंडर बॉक्स बनाया था, इसीलिए मैंने बनाया था कि ये वैल्यू की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो x की जगह तो रखना है c/√3, तो इस x की जगह आ जाएगा c/√3 और 4 यहाँ पे, तो ये तो ऐसे आ गया है ना, 1/4 बाहर है और इसकी जगह c/√3। c² - x², की जगह आएगा c²/3, तो c/4√3, इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया c/4√3 मल्टीप्लाई 2c²/3, तो 2c²/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा, 2 से ये भी कट गया, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया c³ 2 3 जा 6√3। यही प्रूफ भी करना था उसमें, इतना ही आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें हमें दिया है स्क्वायर टैंक। देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है। अ स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज़ टू बी डग आउट। तो एक टैंक बनाना है जिसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, जिसका बेस स्क्वायर होगा, और उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम हमें दे दिया है बच्चों 250। ये गिवन है, देखो ये गिवन है ना, तो ये किसी काम से दिया होगा। अ स्क्वायर टैंक है ऑफ अ कैपेसिटी इतना, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब स्क्वायर है उसका बेस, है ना, तो कैसे, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 पर स्क्वायर मीटर। मतलब पर स्क्वायर मीटर पे जो कॉस्ट है, पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर वो है 50। जितना मीटर स्क्वायर उसे ऐसे खोदते रहेंगे उसकी कॉस्ट है इतनी। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद डेप्थ, जितना ज़्यादा गहरा खोदते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फॉर होल टैंक इज ₹400 इंटू h²। तो जो कॉस्ट दी है डिगिंग की, डिगिंग कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ये दिया है बच्चों 400 इंटू h²। हाइट के हिसाब से ऐसे दिया है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी। हाइट अगर 1 है तो 400, हाइट अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, हाइट अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 400, है ना, इस तरीके से। तो इसके रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जितनी हाइट होगी। जैसे 1 मीटर की हाइट होगी तो उसे 400 रुपये देने पड़ेंगे। 2 मीटर की हाइट होगी तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 400, 1600 देने पड़ेंगे। अब 2 मीटर में क्यों भाई, डबल होना चाहिए 2 मीटर में। आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता, जब दूसरे मीटर पे जाएंगे तो मिट्टी ऊपर भी फेंकनी होती है, डबल लेबर लगती है, तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से उन्होंने बनाया है। तो ठीक है, जो भी बनाया हमें क्या करना। और उसके आगे बोला है वेयर एच इज अ मीटर ऑफ डेक, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द टैंक सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमम। तो उसकी डायमेंशन हमें बतानी है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट बतानी है। और उसका जो वो है बेस है वो ऐसा है, लंबाई चौड़ाई उसकी x ले लेंगे इस तरीके से। जो नीचे से टैंक बनेगा वो x है, उसकी हाइट हम h मान लेंगे, या हाइट को मान लेते हैं y। तो साइड ऑफ बेस क्या मान लेंगे, x, साइड ऑफ बेस जो नीचे का होता है, दोनों की साइड x है, और y क्या मान लेंगे, उसकी हाइट मान लेंगे। y क्या हो गई, हाइट। तो हमें वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका वैसे ही सेम, स्क्वायर बेस हो गया x इंटू एक्स, लेंथ और ये ब्रेथ दोनों उसकी x हो गई और हाइट ये हो गई। तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू हाइट, यानी कि x²y, जो कि हमें 250 दिया है। वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 250। तो इसीलिए दिया था कि y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 250/x², ये मिल गई y यानी कि हाइट। तो कॉस्ट कितनी आई, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी आ रही, 50। तो x² की कॉस्ट कितनी आएगी भाई, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 रुपये, 2 की कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2, 3 की हो जाएगी 50 इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो बेस का एरिया है वो है x²। तो जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा, कॉस्ट कितना मीटर है, x² मीटर स्क्वायर ना, ये आएगा ना एरिया। तो 50 पर मीटर स्क्वायर पे कितना है 50, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा 50 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस ये तो हो गया कितने मीटर स्क्वायर, कितना चौड़ा खड्डा खोदना है उसके हिसाब से। अगर 2 मीटर का खड्डा है 2 बाय 2 का तो 2 का स्क्वायर, 4 बाय 4 का तो 4 का स्क्वायर, 5 बाय 5 का तो 5 का स्क्वायर, प्लस कितनी हाइट तक, तो हाइट तो हमने y मानी है और हाइट पे कॉस्ट कितनी है 400 इंटू हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी 400 इंटू इसका स्क्वायर 250 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो जो कॉस्ट फंक्शन बना मैं यहाँ लिख देता हूँ सी ऑफ एक्स, वो बना 50 एक्स स्क्वायर, ये 250 इंटू 250 कर दो और ये 400 है। 1 मिनट में क्वेश्चन में देख लो एच है कि एच स्क्वायर है ओरिजिनल बुक में। ठीक है, इतना ही है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इधर लिखा था मैंने 25 इंटू 25 625, 6500 और 400, तो प्लस 400 इंटू 25 इंटू 25 625 और 00 अपॉन एक्स की पावर 4। तो सी एक्स कितना हो गया, सी एक्स हो गया 50 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 625 कर लेता हूँ तो 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, 1 4 6 जा 24 25 और 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितने हो गए 2 2 ये 2 3 4 इतना हो गया। ठीक है, 400 इंटू 625, अच्छा 400 इंटू 625 कराना तो 4 से करा, 4 5 जा 20 का 0, 2 4 2 जा 8 2 10 का 0, 1 4 6 जा 24 25 और 2 जीरो यहाँ लगे हुए तो 2 ही आ गए, तो इतना हो गया। ठीक है, ऐसे 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। खैर अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका 2 आगे आ गया, ये हो गया 100x, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का करना है, तो ध्यान देंगे इसको x की पावर -4 लिखेंगे जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको मैं -4 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका -4 आगे आ जाएगा तो -4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इंटू 25 100 तो ये बन जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 जीरो ये और 2 8 जीरो हो जाएंगे, तो सिंपल हम 10 की पावर 8 लिख देते हैं भाई, है ना। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -4 आगे आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना बन जाएगा, 6 जीरो ये 25 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो 100, 8 जीरो हो गए और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब ये तो -5 हो जाएगी इसकी पावर। -5 का मतलब है कि नीचे x की पावर 5 आ गया, ये आ गया, ये डिफरेंशिएशन आ गया। इसको कुछ भी मान लो, सेकंड मान लो, चलो इसको रखना है 0। तो जब हम इसे 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 10 की पावर 8 x की पावर 5 इक्वल टू 0, तो ये टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा, x की पावर 5 इधर आ जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो ये x की पावर 6 होगी और ये 100 यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर 8 जीरो नीचे 2 जीरो, तो कट गए तो कितने बचे भाई 6 बचे, तो x की पावर 6 10 की पावर 6, बेस को कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा 10, तो हमें x मिल गया 10 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आगे चलते हैं, x जब 10 मिल गया तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकें। तो c∬x 100x का 100, ये -5 आगे आ गया तो ये माइनस और ऑलरेडी माइनस, तो +5 पावर आगे आ जाती है इंटू 10 की पावर 8 और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी तो -6। ध्यान देंगे -5 में से -1 करेंगे तो -6, यानी कि अपॉन में आ जाएगा, और x की पावर 6 किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6, तो मैं इसे किस पे निकालूंगा x इक्वल टू 10 पे, तो ये 100 + 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, वैसे तो सीधा ही पॉजिटिव है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 10 की पावर 6, ये 6 पावर ख़त्म हो जाएगी तो ये 2 बचेगी ऊपर पावर, 2 का मतलब 100, तो ये 100 बचेगा तो 500 और ये 100, तो ये 600 आ गया जो कि आया पॉजिटिव। पॉजिटिव आया इसका मतलब कॉस्ट मिनिमम हो गई। कॉस्ट मिनिमम कब हुई, जब 10/10 का खड्डा बने, मतलब अगर वो 10/10 का खड्डा बनवाएगा जो भी बनवा रहा है तो उसको मिनिमम कॉस्ट देनी पड़ेगी, सबसे कम पैसा देना पड़ेगा। उस समय हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट भी पूछिए, तो y जो है हाइट वो आ जाएगी 250 अपॉन x का स्क्वायर, 10 इंटू 10 मतलब 100 हो गया, 0 से 0 कट गया ये पॉइंट, तो 2.5 मीटर। तो जब वो 2.5 मीटर हाइट में और इतना 10/10 का खड्डा खुदवाएगा
तो उसको मिनिमम कॉस्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज और किसी डायमेंशन का बनवाएगा तो मैक्सिमम कॉस्ट उसकी हो जाएगी, उसकी कॉस्ट मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 है, स्क्वायर पीस ऑफ टिन साइड 18 मेड ऑफ अ बॉक्स विद अ टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर पीस ऑफ ईच कॉर्नर फोल्डिंग द फ्लैप ऑल्सो द साइड ऑफ अ स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है 11th वाला क्वेश्चन जो है वो 8th वाले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ 12 दिया था, यहाँ 18 दिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। 12 की जगह आपको 18 रिप्लेस कर देना है 11वें वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ मैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बच्चों, वैसे इतना बड़ा वीडियो हो गया। शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस इतना। तो एक सिलेंडर जो है एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, तो जिस चीज़ के अंदर इंस्क्राइब होगा, ये स्फेयर है तो स्फेयर फिक्स है, स्फेयर है फिक्स, और इंस्क्राइब हो रहा है सिलेंडर, तो बढ़ने घटने वाली चीज़ है सिलेंडर, तो सिलेंडर की चीज़ वेरी करेगी। ये बनेगा डायामीटर ऑफ स्फेयर, तो ये मैं ओ मान लेता हूँ, ये रेडियस हो गया स्फेयर का, ये रेडियस हो गया, और ये इसकी हाइट होगी यहाँ से, यहाँ देखो ये सिलेंडर की हाइट हो गई है, और ये रेडियस हो गया, और ये कैपिटल रेडियस है, ये कैपिटल आर है। ये किसका रेडियस है? ये स्फेयर का रेडियस हमें दे भी रखा है। तो स्फेयर का जो रेडियस है कैपिटल आर, वो हमें दे रखा है 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो सिलेंडर है, सिलेंडर इसमें इंक्रीज छोटा और बड़ा हो रहा है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। पाई ये हाइट पूरी इसकी, और ये r²। अभी यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो ये r ही रहेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये r हो गया, और इसकी हाइट जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये है पूरी हाइट, हाइट ये होगी इसकी। तो इसकी हाइट ये होगी, तो ये आधी हाइट हो गई भाई, यहाँ तक कितनी हो गई? ये h/2 हो गई। पूरी कितनी होगी सिलेंडर की हाइट? h, इसकी हाइट h/2 होगी। अब हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, इस r का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। ये कैपिटल R कांस्टेंट है, तो R की जगह मैं 5 ये लिख दूंगा, तो r² कितना आ जाएगा जब इसका स्क्वायर, इसका 25 और इसका 3, तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 75 लिख सकता हूँ। तो मुझे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, किसी एक की वैल्यू, r² की, s की वैल्यू, जिसकी r² की निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 75 माइनस h²/4, तो r² की वैल्यू आ गई, यहाँ रख देंगे, क्योंकि r² यहाँ पे था। अगर मैं h निकालता तो अंडर रूट में आता, तो पाई 75 माइनस h²/4 और बाहर से एक h, वो h जब अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये h हो जाएगा और ये h³ हो जाएगा। वॉल्यूम मिल गया हमें। अब वॉल्यूम जो फंक्शन बन गया h का, h की टर्म में आ रहा है तो मैं इसे VH लिख देता हूँ, x की टर्म में आता तो VX लिख देते हैं। हाइट को h माना था, आप x भी मान सकते हो, कोई बात नहीं, अगर हाइट को x माना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो 75 h का 75, इसका 3 आ गया, ये हो गया सेकंड। इसको 0 रख देंगे, इसको जब 0 रखेंगे इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो भाई ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा ऐसे, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 25, तो h² आ जाएगा 100, तो h आ जाएगा 10 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में आएगा। तो हाइट हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर, हाइट मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब हाइट अगर हमें 10 सेंटीमीटर मिल गई, तो हमें ये बोला था कि इसका वॉल्यूम हमें निकालना है और ये भी दिखाना है मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम के लिए तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो V"H करेंगे, तो ये पाई ऐसे ही रहेगा, इसका 0 हो गया, इसका 2 आगे आ गया, तो 2 3 जा 6/4h, तो ये जब कटेगा तो 2 3 और ये 2। अब h की वैल्यू मैं रख दूंगा 10, तो यहाँ पे मैं 10 रख दूंगा। चलो पहले लिख देते हैं, ये तो डबल डेरिवेटिव आया, दिख ही रहा है नेगेटिव है, तो V" निकालेंगे 10 पर, तो पाई मल्टीप्लाई -3/2 इंटू 10, तो ये 5 3 जा 15 -15 पाई आ गया, जो कि नेगेटिव आया। इसका मतलब है वॉल्यूम मैक्सिमम है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। तो ठीक है, मैक्सिमम भी हमने दिखा दिया, मैक्सिमम दिखाना था। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तो बच्चों यहाँ से निकलेगा,
एच की वैल्यू यहाँ 10 रखो, तो वॉल्यूम आएगा पाई 75 इंटू 10 750 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 अपॉन 4। तो 4 से काट दो भाई, 250 आएगा, 250 से कट गया तो ये 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। इसमें हमें बताना है कि ये शो करो, प्रूव दैट द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। किसी स्फेयर में एक कोन इंस्क्राइब हो रहा है, ये स्फेयर है, इसके अंदर कोन इंस्क्राइब हो रहा है, कौन इंस्क्राइब हो रहा है, कोन इंस्क्राइब हो रहा है, ऐसे कोन इस तरीके से। तो ये हमने इसका रेडियस ये माना, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका स्फेयर का। अच्छा, स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है तो स्फेयर का रेडियस कांस्टेंट, ये स्फेयर का जो रेडियस है, क्योंकि स्फेयर फिक्स है, इसको नाम दे दो भाई पी ओ क्यू और आर नाम दे दो। अच्छा, आर तो यहाँ चल ही रहा है, कुछ भी दे दो, पी डैश दे दो यार, चलो। तो स्फेयर का जो रेडियस है, स्फेयर का रेडियस वो है कैपिटल आर, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि स्फेयर फिक्स है, स्फेयर नहीं बदल रहा है। कोन बदलेंगे, बहुत सारे अलग अलग कोन बनते जाएंगे, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा कोन, ये बोला है लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन मतलब जो सबसे बड़ा कोन बनेगा, और जो सबसे बड़ा कोन होगा उसका वॉल्यूम भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई उसकी रेडियस का स्क्वायर इंटू उसकी हाइट। हाइट बच्चों ये है पूरी, ये तो मैं इसकी पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट, इसकी हाइट अगर मैं h मान लूँ तो इस h को, ये पूरी h है, और यहाँ से लेके यहाँ तक r है, ये रेडियस है स्फेयर का। सेंटर से जो स्फेयर तक टच कर रहा, ध्यान देना ये रेडियस नहीं हो सकता क्योंकि ये स्फेयर को टच नहीं कर रही, यहाँ तक नहीं जा रही। तो इतना पार्ट r हो गया, इसमें से पूरी हाइट में से इतना पार्ट तो r हो गया। तो ये वाला पार्ट कितना बचा? टोटल h था तो ये बचा h माइनस r। अब इस वाले ट्राइंगल में ओ क्यू पी डैश में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का स्क्वायर। ये जो आर है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी हेल्प से हम ये वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इसमें से किसी एक को हटाएंगे। दो वेरिएबल हैं ये और ये। जब ये कोण बड़ा छोटा होता रहेगा, अलग अलग कोण बनेंगे, तो ये दोनों बदलेगी, ये हाइट बदलेगी, ये बदलेगी। तो किसी एक को हमें एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए इसको, ये आर स्क्वायर, इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई ये और ये तो कट गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? ये उधर चला गया तो 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये वैल्यू है, इसका ध्यान रखना है। इसको उठा के यहाँ पटको, इसने दिमाग खराब कर रखा। तो आर स्क्वायर की जगह कितना आएगा? 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू बाहर से h। इस h को अंदर लाओ, मल्टीप्लाई करो फटाक से यहाँ पे, और ये क्यूब हो गया। तो ये फंक्शन बन गया h का फंक्शन बना लिया। अब इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो v डैश h मैक्सिमम मिनिमम के लिए π/3, इसका करना नहीं, π/3 या 1 इंटू पाई एक ही बात है भाई। r कांस्टेंट है, इसका नहीं करना, 2 कांस्टेंट, केवल h स्क्वायर का करना है। h स्क्वायर को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन, तो इसका 2 आगे आ जाएगा, तो ये 4HR माइनस इसका 3 आगे आ गया, ये इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 2 या 2 इसे मानो, 3 इसे मानो, 4 इसे मानो। अब इसे रखना है 0, इस टर्म को, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब इसको 0 रखेंगे तो ये टर्म उधर चली जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, दोनों का h और h भी कट गया एक। तो 4R कितना आ गया? 3h। तो भाई ये चीज़ें नोट कर लो, एक तो 4R आया, 3h, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और हाइट कितनी आई? हाइट आई 4/3R, एक ही है, दोनों एक ही बात है। इससे जब हाइट निकालेंगे ना, आगे इस्तेमाल करेंगे ऐसे, तो ठीक है, हाइट इतनी मिल गई। डबल डेरिवेटिव करते हैं मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए। तो π/3
भाई 4 आर का नहीं करना, 4 का, एच का 1 हो जाएगा। जैसे एक्स होता मान लो यहाँ पे है तो एक्स का 1 होता, वेरिएबल एच है तो एच का 1 हो गया, तो 4 आर माइनस इसका 2 आगे आ गया तो 6 एच। मैच की जगह मेरे को यहाँ ये रखना है, तो बस ये देखो 3H 4R की बराबर है तो 6 डबल कर दो तो 6H 8R की बराबर हो जाएगा। जैसे भी निकालना चाहो, किस वैल्यू पे निकालना है, 4R/3 पे निकालनी है हमें वैल्यू, तो π/3 4R माइनस 6H की जगह ये, तो 3 2 जा तो 2 4 जा 8 हो गया। मैं लिख देता हूँ, तो 4 - 8 -4 हो गया, तो -4R, तो हमारी वैल्यू कितनी है, -4πR/3। तो ये पूरी वैल्यू तो पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव होता है, 3 पॉजिटिव होता है, पाई पॉजिटिव है, और R जो है रेडियस है सर्कल स्फेयर का, वो भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आई, बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 से छोटी आई, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम मैक्सिमम व्हेन हाइट इतनी है, हाइट इतनी है तो हमें ये दिखाना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम, जो कोन का वॉल्यूम होगा वो स्फेयर का 8/27 होगा, स्फेयर का 8/27। देखो ये है वॉल्यूम इसका कोन का। मेरे को कोन की हाइट पता चल गई, मैं रेडियस यहाँ से निकाल लूँगा आर स्क्वायर की वैल्यू। कैसे, आर स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू है 2HR, 2HR, एच की वैल्यू मैं बच्चों ये रखूँगा क्योंकि आर के टर्म में निकालना है, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/9 आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई 2 4 जा 8/3 आर स्क्वायर माइनस 16/9 आर स्क्वायर। इन दोनों का 9 और 3 का एलसीएम 9 हो गया, 3 और 9 का एलसीएम 9, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 24 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना आया, 24 में से 16 गया 8 आर स्क्वायर/9। तो स्मॉल आर स्क्वायर भी मेरे को मिल गया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8/9 आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ पटकूँगा, इसमें यहाँ फेंक के मारूंगा, तब देखूंगा वॉल्यूम कितना आ रहा है। ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, सॉरी कोन का, कोन का निकाल लेना 1/3 पाई, इसकी जगह क्या आएगा 8/9 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, इस एच की जगह क्या आएगा 4/3 आर स्क्वायर। आप क्या करो, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 8/27, इसमें से अलग निकालो, 8 ये बाहर निकालो और ये 9 × 3 बाहर निकालो, तो 8/27 मैंने बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या बचा, ये 8 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 4 पाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे बच रहा है ये 3। तो आपको पता है ये किसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। अच्छा ये, अरे 2 आर स्क्वायर कहाँ से आ रहे भाई, यहाँ पे एक आर आएगा, सॉरी एच की वैल्यू, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा ये। तो 4/3 पाई आर, कौन सा आर है ये स्फेयर का आर है, और ये किसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आया वॉल्यूम 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो इस प्रॉब्लम में हमें ये प्रूफ करना था। तो आपको शायद ये समझ आ गया होगा, इतना कुछ था नहीं इसमें, फिर भी अगर नहीं आया तो आप दोबारा देखें, और फिर भी ना आए तो मेरे को पूछ लें भाई। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, इतना तो नहीं है। इसकी जो लास्ट प्रॉब्लम है उस पर चलते हैं और इसे फिनिश करते हैं। सारी मैंने क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश करें जो आ सकते हैं, बस इस पर जो केस स्टडी है उस पर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की केस स्टडी में लेके उस पर बनाऊंगा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है दूसरा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन स्लैंट हाइट इज इतना। तो एक कोन है, कौन है, कोन है, इसका ये होता है वर्टिकल एंगल, ये पूरा अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ ऐसे, तो ये जो हो जाएगा ये सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं पहले OAB। ये जो है इसका आधा पूरा होता है वर्टिकल, और ये जो छोटा है ये सेमी वर्टिकल है, सेमी वर्टिकल एंगल।
तो पहले इसमें पहचान लेते हैं कि क्या क्या है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम इसमें मैक्सिमम बोला है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहली चीज। एंड ऑफ अ गिवन स्लांट हाइट, ध्यान दो स्लांट हाइट गिवन है, एल गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट है, एल क्या है, कांस्टेंट है, ये गिवन है। इस एंगल को बच्चों में थीटा मान लेता हूं। अब दो चीज बची इसमें, हाइट और रेडियस, हाइट और रेडियस। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं आर और एच, इसको निकालने के लिए ही उसने क्या करा है, एल को कांस्टेंट रखा है, गिवन दिया है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है और एंगल से जुड़ा हुआ ये बेस होता है। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एल, एल इधर चला गया तो आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एल साइन थीटा, एल कांस्टेंट है। इसी तरह कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर, आर इधर चला जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे एल आएगा, एल कॉस थीटा। तो ये हमें आर की वैल्यू मिल गई और ये हमें एच की वैल्यू मिल गई, 1 और 2। यहाँ उठा के रखो इन्हें, पट को, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो भाई, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच, एच कितना है, एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा कर दो। तो v ऑफ थीटा, थीटा का फंक्शन बना, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एल स्क्वायर इंटू एल, ये कांस्टेंट, तो ये बन गया। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, एल गिवन था इसलिए कांस्टेंट है। यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक को लिख के दूसरे का, दूसरे को लिख के पहले, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर कॉस थीटा को लिखा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले इसका 2 आगे आ जाएगा तो इंटू 2 साइन थीटा हो जाएगा, पहले पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम, तो 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का करते हैं जो हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखो कॉस कॉस मिलके क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो गया पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये साइन क्यूब हो गया माइनस का, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये 5 आ गई। और अब हम इसको रखेंगे शून्य, शून्य क्यों रखेंगे, ताकि हमें थीटा की वैल्यू मिल सके। तो इस पार्ट को 0 रखना है केवल, तो मैं इस पार्ट को 0 रख देता हूँ। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, डन। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 हो जाए, भाई दो प्रोडक्ट है, दिस इंटू दिस, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी 0 हो सकता है, ये भी, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है थीटा 0 डिग्री आएगा, साइन की वैल्यू 0 पे होती है या 180 पे, थीटा हो नहीं सकता 0। 0 होने का मतलब समझ रहे हो आप, 0 का होने का मतलब है ये लाइन इसके ऊपर ही आ गई, कोई कोण बनेगा ही नहीं, फिर कोण बनने के लिए कुछ तो एंगल होना चाहिए। 180 का मतलब है ये इसके इधर चली गई बिल्कुल अपोजिट, तो ये दोनों ही केस मतलब ये 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है। ये 0 होने का मतलब है कि उस समय कुछ कोण रह ही नहीं जाएगा, और जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो फिर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ट्रिवियल केस बोलते हैं। तो हमें इसको 0 रखना है। इसको 0 रखने का मतलब है कि ये साइन स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया, टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर हमें मिलेगा 2 बचा ना इधर, तो 2, तो टेन थीटा कितना मिलेगा, प्लस माइनस √2, प्लस का और माइनस का, माइनस हो नहीं सकता, माइनस तो होता है 90 से 180 में, और ये एंगल कभी भी 90 के बाहर नहीं जाएगा, ये 0 और 90 के बीच में। तो एक तो हमें ये चीज़ मिल गई, इसको ध्यान दें, और एक मिल गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, यही उसने प्रूफ करने के लिए भी बोला था। अच्छा, थीटा कभी कभी तो वो tan बोल देता है कि tan की टर्म में देता है, कभी साइन और कॉस की टर्म में देता है, तो अभी साइन और कॉस की टर्म में भी निकाल लेते हैं। अगर tan थीटा 2 है, ध्यान दो tan थीटा √2 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं,
तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा √2 आएगा अपॉन बेस, बेस कितना आएगा 1 आएगा, और ये L है, ये तो हाइपोटेन्यूस L है, तो सिर्फ हम रेशो निकाल रहे हैं, तो रेशो में ये कितना आएगा, ये √5 आ जाएगा, सॉरी ये 3 आ जाएगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये √3 आ जाएगा। आपसे पूछ लिया जाता है साइन के टर्म में, है ना भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका 2 हो जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो। क्लास 10th में करते थे ना, tan थीटा दिया हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ थीटा रख के, यहाँ पर ये √2 लूँ परपेंडिकुलर, ये तो ये आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि यही क्वेश्चन आपको दे देता कि ये प्रूफ करो कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, या थीटा कितना है साइन इनवर्स √2/3, ऐसे भी दे सकता है। और कॉस थीटा कितना आएगा 1/√3, तो कॉस इनवर्स 1 ये कुछ भी दे सकता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे सकता था कि साइन इनवर्स √2/3, और यहाँ से बोल सकता था या कॉस इनवर्स 1/√3, कोई भी 6 में से कोई भी दे सकता है, साइन दे सकता है, कॉस दे सकता है, टैन दे सकता है, सेक बोल सकता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एक एंगल निकलेगा, बाकी सारे निकल जाएंगे। तो फिलहाल तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ये जो हमें प्रूफ करना था ये आ गया, बस अब ये दिखाना बाकी रह गया कि ये मैक्सिमम होगा। उसके लिए मैं इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो यहाँ तक मिटा देता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो πl³ 3, भाई ये साइन क्यूब हो गया था, तो इसे क्यूब लिख देते हैं माइनस का, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 3 आगे आ गया यार, एक पावर कम हो गई, फिर साइन का करेंगे तो कॉस हो गया, ये 2, ये साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें कैसे करेंगे, साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा को लिख के कॉस स्क्वायर का करेंगे, भाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन को लिख के ये ऐसे हो जाएगा, देखो ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। पहले कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं चलो, और साइन का कर देते हैं, साइन का होता है कॉस, तो ये हो गया, इस 2 को बाहर ही रखो, फिर साइन को लिख के इसका करेंगे तो प्लस साइन थीटा। अच्छा इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 2 आगे आ जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा πl³ 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस और कॉस कॉस क्यूब हो गया, तो 2 cos³ थीटा हो गया। यही वाला इसमें थोड़ा सा पार्ट मुश्किल है, जिसमें हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 2 cos थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो -2 और एक 2 बाहर से आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, डबल डेरिवेटिव। मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा की ये वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, तो मैंने यूज़ कर लेता हूँ और देखता हूँ नेगेटिव आ रहा कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गया πl³ 3, हाँ भाई -3 साइन स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर 2/3, कॉस थीटा कितना है 1/√3, 2 cos³ थीटा, तो 2 इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और इसका क्यूब √3 3 -4 साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2/3 और कॉस इंटू 1/√3। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया πl इतना, इसमें हो जाएगा 3 से 3 कट गया, -2/√3 +2/3√3, और ये हो गया -8/3√3। तो ये हो जाएगा πl³ 3, जब ये सॉल्व करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 - 8 6 हो जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा, तो ये भी 2 हो गया। अब ये 2 माइनस का 4 हो गया, तो πl इतना -4/√3, तो ये क्वांटिटी कैसी आई, ये नेगेटिव आई, देखो माइनस यहाँ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये आएगा -4 πl³ 3√3 विच इज़ नेगेटिव <0। इसका मतलब है वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा, जब ये सेमी वर्टिकल एंगल इतना होगा। यही चीज़ इसमें भी दे सकता है, यही चीज़ कॉस के टर्म में भी दे सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये इसका आखिरी क्वेश्चन था।
तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।